1857 की क्रांति में अभी तक हमने 1857 की क्रांति के कारण और नेतृत्वकर्ता का अध्ययन किया है। अब उससे आगे 1857 की सबसे पहले 2 फरवरी है। 1857 की बात है, सब कुछ 1857 में हम कर रहे हैं। 2 फरवरी में बहरामपुर में ये जो सैनिक हैं वहाँ पर कारतूस का उपयोग करने से मना कर देते हैं। पहली घटना होती है बहरामपुर में। उसके बाद में 10 मई की कहाँ होती है घटना, मेरठ में। इससे पहले आप जोड़ सकते हो यहाँ पर कि 29 मार्च है और 8 अप्रैल यहाँ इसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 10 मई को मेरठ में होती है और उसके बाद में मई में ही हम अन्य घटनाएं कर सकते हैं कि मई में दिल्ली में भी हो जाती है ये, यहाँ से फिर 11, 9, 10 यहाँ पर होती है, यानी मेरठ में पहले हो जाती है। कह सकते हैं कि हम 24 अप्रैल में यहाँ पर हो जाती है। 100 से अधिक सैनिक हैं वो विद्रोह कर देते हैं, लेकिन कालांतर में 85 सैनिकों को जो यहाँ के अंग्रेज कंपनी वाले हैं ये इनको सेवा से बर्खास्त कर देते हैं। और बर्खास्त नहीं, इसके साथ में 10 साल की कैद भी दे देते हैं। और ये सब कहानी होती है 9 मई को, यानी 9 मई को इनको कैद कर देते हैं और फिर उसके बाद में 10 मई को ये विद्रोह का झंडा लेते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और क्रांति का यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। तो दिल्ली है, इलाहाबाद है, मई के अंदर जो होता है मुर्शिदाबाद है, जो आपके याद रहे वो ठीक है, फिरोजपुर है। इन जगह पर हम कह सकते हैं कि मई के अंदर होता है। और जून में तो देखो लगभग जो बाकी के बच जाते हैं वो जून में ही होते हैं, जो आपको याद आए। जैसे कानपुर आपके याद आ जाता है, कानपुर है, झांसी, लखनऊ है, झांसी है ना, और भी जैसे सुल्तानपुर है, भरतपुर है। अन्य अगर आप लें तो इनकी बात है कि इनके अंदर भी कब शुरू होती है जी, जून के अंदर। फिर आगे की घटनाएं हमने देखी जरूर है वहां पर, लेकिन हम आगे देखते हैं। जुलाई है, जुलाई के अंदर इससे आगे हम चलते हैं तो इंदौर है, महू, ये सभी मध्य प्रदेश में है। महू में है, झेलम है, झेलम नदी अपन ने देखी है। झेलम नदी कहाँ है, सियालकोट यानी पाकिस्तान है। और पंजाब के कुछ भागों में भी जुलाई के अंदर ये विप्लव है, ये विद्रोह है। और अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त के अंदर सागर, मध्य प्रदेश में सागर और नर्मदा नदी का जो तट है वहां पर भी ये विद्रोह है, इस समय रहता है। फिर अगर हम आगे चले सितंबर में, तो यानी क्रांति है वो दिल्ली के अंदर जो शुरू हुई थी क्रांति, वो दिल्ली के अंदर सबसे पहले खत्म हो जाती है। और इसी के कारण ये क्रांति का स्वरूप कम हो जाता है, क्योंकि सब कुछ है वो किसके पीछे, दिल्ली के पीछे, और दिल्ली में खत्म हो गई। फिर हम आगे चलते हैं नवंबर के अंदर। नवंबर के अंदर जो कर्नल है विंडम, वो वापिस उनको क्रांति है वो क्रांतिकारी हटा देते हैं। यानी जो कानपुर है, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में पहले अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। विलर एक व्यक्ति आते हैं और विलर के बाद में यहाँ पर कंपनी का अधिकार हो जाता है। लेकिन ग्वालियर से एक सेना आती है और फिर वो नवंबर में वापस अधिकार कर लेती है और फिर दिसंबर में वापस अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कानपुर के ही है ये, नवंबर दिसंबर दोनों कानपुर के हैं। अंग्रेजों का वापस से किसके ऊपर है, कानपुर पर अधिकार हो जाता है। फिर सीधा हम मार्च में चलेंगे। मार्च में क्या होता है, बेगम हजरत महल वाले बात है, लखनऊ के ऊपर है अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। फिर आगे हम अप्रैल में चलते हैं। अप्रैल के अंदर है जो झांसी है, झांसी पर तो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और जो बिहार का जो कौन सा है वो जगदीशपुर, वहां पर विद्रोह शुरू हो जाता है जगदीशपुर में। देखो मैंने कुंवर सिंह की आपको बात बताई थी कि ये 80 वर्ष का था। हम नेतृत्वकर्ता में पढ़ेंगे, देखो 80 वर्ष के हैं, कहां से कैसे नेतृत्व करेंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बड़ी शानदार तरीके से लड़ा था और एक दो गोलियां इसके एक हाथ में लग जाती है तो ये अपने हाथ को काट देता है और गंगा नदी में बहा देता है, माता को अर्पण कर देता है। कौन है, कुंवर सिंह। तो यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाता है। और फिर आगे हम चलते हैं मई वगैरह में, तो जो बुंदेलखंड है, बरेली है, वहां पर ये विद्रोह है वो शांत होने की कोशिश वहां पर रहती है। तो ये एक प्रकार से क्रम है। और इसकी अंतिम घटना अगर हम देखें तो अप्रैल 1859, ये 58 चल रही है, 58 है। अप्रैल 1859
1959 में तांतिया टोपे को फांसी देने के साथ ही लिख दिया कि तांतिया टोपे को फांसी के साथ ही 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है। तांतिया टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कई बार पूछा जाता है रामचंद्र पांडुरंग इसका नाम था। और ये सिंधिया जो है उसकी मुखबरी के कारण एक व्यक्ति है मानसिक नरूका की मुखबरी के कारण इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता, नहीं तो यह हाथ नहीं जाता। और एक व्यक्ति का और है यहाँ पर जो कानपुर था, कानपुर में विद्रोह का साथ किसने दिया था? नाना साहब ने। नाना साहब का भी नाम था धोतुपंत। अब एक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, नाम सुना होगा आपने, हिंदी में आती है। और उसकी एक कविता है, कौन सी? झांसी की रानी। बुंदेले हर बोल की हमने सुनी वो कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने सब कुछ ऐसा ही, यानी इस 1857 की क्रांति के बारे में अगर आपको संक्षिप्त जानकारी चाहिए तो इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, किसकी तलवार? कुंवर सिंह की। किसकी तलवार पुरानी थी? सबका नाम है उसमें, आप समझो, वो आपकी मर्जी है। लावारिस को वारिस अंग्रेजों ने बनाया, किसको? कहां? वारिस नहीं है, वारिस तो कई जगह नहीं है ना। तो इस प्रकार से पूरी जो आप अगर जानते हैं तो उसका बढ़िया तरीके से आकलन कीजिए। झांसी की रानी वाला वो चैप्टर है, इसके अंदर पूरा का पूरा है इसके अंदर, ठीक है। ये घटनाएं हैं। और इसमें आप देखो मुख्य रूप से देखें भी दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली देखते हैं हम। नाम संक्षिप्त विवरण कर रहे हैं आज कि यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व तो किया था किसने? बहादुर शाह ने। और इसका साथ दिया था बख्त खां ने। बख्त खां, देखो यहाँ पर मई में क्रांति प्रारंभ होती है, लेकिन मई में बख्त खां यहाँ नहीं था। बख्त खां था सैनिक और प्रशासनिक एक परिषद बनाई गई थी और उसका अध्यक्ष बनाया गया था दिल्ली के अंदर। यानी सभी क्रांतिकारियों का नेतृत्व बहादुर शाह करेंगे। पहले बहादुर शाह ने मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है ये क्रांतिकारी है वो सफल नहीं हो, और उसने सोचा कि हो सकता है मेरे में भी इतना माता नहीं हो, क्योंकि ये भी बूढ़ा हो गया था कि मैं इसका सफल तरीके से नेतृत्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर वो नेतृत्व करना स्वीकार कर लेता है। भगत सिंह जुलाई के अंदर आता है। इससे पहले जो इनके बेटे हैं वो इस संरक्षण परिषद के साथ रहते हैं, तो भगत खां है। और यहाँ पर कब होती है? 11 मई को। और सितंबर 57 में, यानी सबसे पहले ही यहाँ पर खत्म हो जाती है। और ये हम सिर्फ नाम लिखते हैं, कौन से? हडसन और निकलसन, संक्षिप्त लिख रहे हैं हम। बात करें हम कानपुर की। कानपुर में कौन है? नाना साहेब और तांतिया टोपे, अजीमुल्ला। ये आप अजीमुल्ला और अहमदुल्ला में उलझ मत जाना। अजीमुल्ला हमेशा इसके साथ में रहेगा और अहमदुल्ला फैजाबाद वाला, ठीक है। यानी आगे हम अवध देखें, झांसी देखें, ग्वालियर, इनको एक साथ करते हैं। और फैजाबाद, यहाँ हम फैजाबाद कर देते हैं। और फैजाबाद में कौन है जी? अहमदुल्ला। और इसका दमन करते हैं कौन? रेनार्ड। नाम याद रखें इनकी, कोई तारीख तो लगभग ये दूर में है तो एक सी बात है, कोई वैसे है नहीं। ये है। और कानपुर में कब शुरू होती है क्रांति? 5 जून। और ये शुरू खत्म होती है यहाँ पर दिसंबर में। और इसको समाप्त करते हैं कौन है? कोलिन कैंपबेल। इससे पहले देखो एक कैंपबेल नाम आया, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, तो समझता हूँ बताना कि 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी उस समय इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, ठीक है। और यहाँ प्रधानमंत्री इंग्लैंड के थे पार्मस्टन। और इस समय जो भारत में कंपनी थी इसके मुख्य सेनापति थे एडिसन। जब क्रांति शुरू हुई उस समय की स्थिति है, लेकिन फिर सेनापति बदल जाते हैं, दूसरे सेनापति आते हैं। और वो कौन आते हैं जी? कोलिन कैंपबेल। तो ये प्रधान सेनापति है।
कहने का मतलब ये है। और यहाँ आप बादशाह लिखते हैं, भारत के तथाकथित बादशाह, भारत का बादशाह नहीं है, कौन है? तो कोलिन कैंपबेल यहाँ दमन कर देते हैं। यहाँ पर है हजरत महल, लखनऊ लिखे आप यहाँ पर। आपने उस शासन का आरोप देखा था, किसके ऊपर लगा था? वालिद अली साहब पर। इसकी बेगम है और इसका एक पुत्र है, कौन है? फिरजिस्ता देव। यहां पर होती है 4 जून को, और यहां खत्म होती है मार्च 1858 में किया, और यहां पर भी यही खत्म करते हैं कोलिन कैंपबेल। और इन दोनों जगह पर खत्म करेंगे बुरोज। ये यहाँ तो आपको पता ही है, लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में आप जानते होंगे। 4 जून, और ये खत्म होती है जून 1858 में। दोनों तो ऐसे ही 17 जून 1858 को ये यहाँ से समाप्त हो जाती है। फैजाबाद का हमने देखा है। इलाहाबाद में लियाकत अली क्रांति का नेतृत्व करते हैं, और कर्नल नील ये इसको तहस नहस करने का काम करते हैं। जगदीशपुर ये आया था यहाँ पर, या आरा लिखे हैं, जगदीशपुर लिखे आप। और इसको शुरुआत किसने की थी? कुंवर सिंह ने। और इसको समापन किसने किया? अय्यर एंड टेलर ने। रेवाड़ी है तुलाराम, नो है भोपाल सिंह, और उड़ीसा जो आपके याद है वो सभी लिखें। कौन से? संबलपुर जो गए थे उसमें उज्जवल साहिब, उज्जवल दोनों साइड साथ ही कर देता हूँ, और सुरेंद्र साहिब। इसके अलावा बताओ आप, असम कंपेश्वर महाराजा हैं, और इसके सेनापति हैं मनीराम। अब हम दक्षिण में चलते हैं। ये सभी देखो लगभग ये असफलता का कारण भी यही है कि लगभग एक छोटे से क्षेत्र में ये सीमित रहती है। असफलता के कारण में हम देखेंगे कि उत्तर भारत के मुख्य यही है, दक्षिण वाले भारत में जोड़ देते हैं इसके साथ के अंदर। सतारा, गोलकुंडा, सिंधिया भोक्ति, गोवा, टिप्पूजी रागा, हैदराबाद, सोनाजी पंडित, रंगेराज पांडे, और मौलवी सैयद अलाउद्दीन लिख देता हूं मैं। कर्नाटक, भीमराव मुंडरकी, छोटे सिंह, मद्रास, गुलाम घोष और सुल्तान बख्श, कोल्हापुर, अन्नाजी फडणवीस, चित्रकूट, अरुणागिरी और कृष्णा, कोयम्बटूर, मुलबागल स्वामी, केरल, कौन सी सरकार? मुलास्मी और मुलास्मी। ये इस प्रकार से आप एक साथ इनको लिखें कि इस प्रकार के लोगों ने विद्रोह में साथ दिया था कि ये यहाँ से इन्होंने नेतृत्व करता ये थे। अब हम देखते हैं कि ये क्रांति किस प्रकार की थी, इसकी असफलता क्यों हुई, है ना? तो असफलता के कारण हम देखेंगे। असफलता के
कारण में हम सबसे पहला देखेंगे कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। दूसरा, क्रांति का समय से पूरा होना। तीसरा, भारतीय जो नरेश हैं उनका असहयोग। आगे हम देखेंगे जमींदार है, व्यापारी है और शिक्षित वर्ग है, इन्होंने भी साथ है नहीं दिया। सीमित इनके पास साधन थे, यानी साधनों की विचारों के पास कमी रहती है। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां, और अगला है अंग्रेज और कैनिंग की कूटनीति। रहा है क्या कोई? देखते हैं इनके बारे में। कुशल एवं योग्य नेतृत्व। अब देखो, एक तरफ जहां आप ये नाम देखेंगे, ऑक्ट्रम है, टेलर है, निकलसन है, हडसन है, कोलिन कैंपबेल है, रेनाल्ड, बहुत सारे नाम है ना। ये नाम याद कर लेंगे तो इस कुशल और योग्य नेतृत्व में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इनके पास कई युद्धों का अनुभव है। अनुभव काम आता है यहाँ पर, और यहाँ पर अपने वाले जो ये हैं इनके पास युद्धों का अनुभव ही नहीं है, तो कुशल नहीं है ना। और दूसरी बात ये है कि बहादुर शाह को जाके बढ़ा दिया कि जी आप हमारे बादशाह बनेंगे, और बहादुर शाह तो देखो खुद ही मान नहीं रहा है, बुढ़ा बुजुर्ग है, क्या साथ देगा। और ऐसे ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इस प्रकार के लोग हैं। बाकी के ये लोग अयोग्य नहीं थे, हम कह सकते हैं कि ये योग्य थे, लेकिन ये अलग अलग जगह से लड़ रहे थे। मेलिसन नामक एक व्यक्ति कहता भी है, इसमें हम इसमें करेंगे क्रांति से पूर्व वाले में, जो क्रांति है वो 31 इसकी जो तारीख निर्धारित की गई थी उस समय पर होती, और सभी स्थानों पर 60 होती, सभी स्थानों के साथ की बात है। तो हम शायद ही पुनः इन प्रदेशों को विजिट कर पाते। किसमें है? क्रांति से समय से पूर्व होने में। यानी क्रांति कब शुरू हो गई? विधिवत रूप से लगभग 10 मई को शुरू हो गई, जबकि होना कब था इसको? हाँ। अब हम नरेशों में चलते हैं कि जो नरेश हैं, लगभग नरेशों ने तो जो अपने चर्चा करिए, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, सिरोही, अलवर, धौलपुर, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। यानी इनका साथ देना तो दूर, साथ किनका दिया? अंग्रेजों का। एक तो कहानी ये थी। दूसरी कि इसके बाद में अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है देखो, रसेल कहता है कि अगर ये जो अंग्रेज भारतीय हैं वो उत्साह और साहस के साथ लड़ते तो अंग्रेजों का निश्चित रूप से दमन हो जाता। पहली बात ये है। और जिंद और पटियाला दो जगह का नाम लिया इसने, अगर ये हमारे मित्र नहीं होते तो हम मारे जाते। और अगर पंजाब शांत नहीं रहता, पंजाब की बात करते हैं, देखो पंजाब किस प्रकार से शांत नहीं रहा, शांत नहीं रहता तो भी हमारा दमन हो जाता। पंजाब की बात बताता हूं कि पंजाब की कूटनीति आती है अंग्रेजों की काम में, यानी अंग्रेज कूटनीति का सहारा लेते हैं। यहाँ पर कैसे लेते हैं कि इससे पहले बंदा बहादुर की मुगलों के साथ में लगातार लड़ाइयां रही, कभी मुगल उनके ऊपर, कभी वो मुगलों पर, और लास्ट में उसको मार दिया। तो ये कहकर कि बहादुर शाह भारत का बादशाह बन गया और आपके साथ में वो स्थिति आने वाली हो, तो इस प्रकार कहकर ये भड़काते हैं इनको पंजाब के सिखों को। तो ये कूटनीति इनकी काम आ जाती है, ये शांत रह जाते हैं, बोलते नहीं है। जमींदार व्यापारी की हम बात करते हैं कि ये तटस्थ रहते हैं और शिक्षित वर्ग भी इनका साथ नहीं देता। कहते तो ये है कि ये शिक्षित जो वर्ग थे वो चाहते थे कि अंग्रेज जीत जाए इसमें, वो इस प्रकार से अपनी अरदास कर रहे थे कि अंग्रेज इसके अंदर विजयी हो जाए। सीमित साधनों की हम बात करें तो सीमित साधन देखो, जहां अंग्रेजों के पास प्रशिक्षित सेना भी थी और बहुत सारे इनके पास हथियार भी थे, आधुनिक जो भी हम कहें, प्रशिक्षित थे, आधुनिक थे, और जल में तो इनकी शक्ति का कोई तोड़ ही नहीं था। तो इस प्रकार की थे, लेकिन अपने वालों के पास तो देखो कुछ था ही नहीं। हथियार थे वो भी पुराने थे,
और इनके पास धन की, रसद की और हथियारों की तो कमी चली गई थी। तो इसके कारण भी इन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियों में हम देखते हैं कि एक तरफ जहां इससे पहले ये चीन में युद्ध चल रहा था, उसमें ये हार रहे थे, लेकिन अब ये जीत रहे हैं, यानी उल्टी हो गई परिस्थिति। यानी क्रीमिया युद्ध है जो रूस के साथ में इनका चल रहा था, चीन और क्रीमिया वाला, उसमें ये विजयी हो जाते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी, इनको एक 3,10,000 सैनिकों की अतिरिक्त सेना मिल जाती है, ये हो जाती है। और तीसरी यहां पर होती है डलहौजी की रेल और सेवा, रेल और डाकतार सेवा भी इस समय इनको मिल जाती है। देखो रेल की आपको बताई है, कहां से कहां तक चली थी पहले ट्रेन, 1853 को, इस समय की बात है, मुंबई से ठाणे के बीच में डलहौजी ने चलाई थी। और डाकतार सेवा कलकत्ता से, क्या लिखा है मैंने, कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली डाक तार सेवा। तो यानी संचार भी इनके पास है, यातायात भी इनके पास है, तो इस प्रकार से ये भी इनके काम आ जाता है। अंग्रेज और केनिंग की कूटनीति, कूटनीति में वो पंजाब वाली चीजें करनी है आपकी, कि इस प्रकार से, यानी जो पंजाब है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, वहां के जो अफगान है, पठान है, और हैदराबाद के जो निजाम है, और सिंधिया है ना, सिंधिया ने छोड़ी अपनी राजधानी थी, वो ये नाम भी है उसमें, बुंदेलों की हर बोले वाली में। तो ये जब यानी ये झांसी की जो रानी है, वो जब ग्वालियर आती है, ग्वालियर पर सिंधियाओं का अधिकार है, आप हमेशा याद रखें, भूलना मत। जैसे ये झांसी की रानी यहाँ आती है, तो इस समय सेना तो इसके साथ में हो जाती है, लेकिन ये यहाँ से भाग जाता है राजधानी छोड़ के। इसलिए ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपको उसको पढ़ना पूरा ध्यान से। तो अंग्रेजों की कूटनीति, यानी ये इनके साथ रहते हैं, हैदराबाद का चाहे निजाम है, चाहे ग्वालियर के सिंधिया है, पंजाब वगैरह के जो पठान है, अफगान है, वो सभी इनका साथ देते हैं। और केनिंग जो इस समय यहाँ का जो जनरल था, वो उदार व्यक्तित्व का था, तो ये भी इनके काम आती है कि ये इनको राज्य करने में ये सफल रहता है। तो ये है इसकी असफलता के कारण। अब देखो परिणाम क्या निकलता, 1857 क्रांति के परिणाम। पहला सबसे बड़ा परिणाम है, ये याद ही रखना है, कंपनी के शासन का अंत। दूसरा है इसमें सेना का पुनर्गठन, किस प्रकार से ये सेना का पुनर्गठन करेंगे, और भारतीय जो नरेश हैं उनके प्रति सोच में बदलाव। अगला ये करेंगे, फूट डालो और राजद्रोह की नीति यहां से शुरू होगी, को बढ़ावा। और फिर है राजनीतिक जो अपना आंदोलन है उसको प्रोत्साहन। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अपने संदर्भ में हम इसको देखेंगे कि ये भी है। कंपनी के शासन का, इसको हम देखेंगे कि इससे पहले जो यहाँ अपने थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो प्रकार के इस प्रकार के सदस्य थे इसमें से पहले। और इसके बाद में जो इस समय महारानी कौन है, विक्टोरिया। विक्टोरिया घोषित करती है कि कंपनी का शासन है 1858 के अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत कंपनी का शासन अब सम्राट के हैंड ओवर किया जाता है, यानी इंग्लैंड के अधीन है। अब से पहले कंपनी थी जो व्यापार करने के लिए आई थी, 216 व्यक्तियों की संस्था थी, अपन ने चर्चा करी थी ना पहले, 216 व्यक्तियों की संस्था, और वही शासन कर रही थी। अंग्रेज शासन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार शासन नहीं कर रही थी। इसके बाद में अब भारत सरकार यानी अंग्रेज सरकार हो जाएगी। इससे पहले देखो जो भी एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 84 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट है ना, तो इस प्रकार के एक्ट हैं वो पहले वाले, लेकिन अब भारत सरकार है, नाम अलग प्रकार से बदल जाता है इसके बाद में। उससे देखो 1813 का मैंने चार्टर एक्ट बताया, 33 का चार्टर, इस प्रकार का नाम नहीं है ना। तो इसके बाद में देखो यहां पर बनती है इंडिया काउंसिल, और ये 15 सदस्यों वाली
हैं इसके अंदर, और इसमें रहेंगे एक तो वायसराय रहेगा और एक भारत सचिव। सचिव है वो इंग्लैंड में रहेगा, और ये यानी पद नाम अब बदल दिया गया गवर्नर जनरल से जी, अब क्या हो जाएगा वायसराय। और ये पढ़ा, ये सब कुछ इलाहाबाद दरबार में कैनिंग पढ़ते हैं। ये अप्रैल 1858 को ये महारानी की घोषणा ये पढ़कर सुनाते हैं कि जी ये इस प्रकार से हुआ है, आज से मेरा नाम में क्या बदल गया है जी, मैं क्या हो गया हूँ, वायसराय हो गया हूँ। तो ये वायसराय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन आ गया। इसमें कंपनी के शासन, कंपनी का शासन हो गया। अब दूसरे में हम सेना के पुनर्गठन का बात करें, यानी इसका सेना का सम्मिश्रण, हम नाम लिखेंगे सेना सम्मिश्रण। इसके तहत क्या किया गया कि एक पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन के आधार पर, यानी इससे पहले जो सेना थी उसमें 7 गुना भारतीय थे। हमने पढ़ा है कि 2,33,45,322 सैनिक हैं, यानी इतने ज्यादा सैनिक हुए, फिर भी यह क्रांति भारत के पक्ष में नहीं हुई। जबकि जनता का भी समर्थन, ये कह रहे हैं कि जन आंदोलन यानी जनता का भी साथ है, फिर भी ये क्यों सफल नहीं है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसमें आगे देखेंगे हम स्वरूप में क्यों सफल नहीं हुई। पील कमीशन के आधार पर अब सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई कि संख्या बढ़ाओ, पहला काम किया, ठीक है। और जो मुख्य मुख्य जगह हैं, मुख्य जगह और तोपखाने में पद हैं, वो इनके लिए आरक्षित कर दिए कि जी यूरोपियों के लिए ही ये पद आरक्षित रहेंगे, इनको हम नियुक्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद में भारतीयों के लिए क्या कहा कि अक्षेत्र के और जातिवाद के आधार पर अलग अलग टुकड़ियों में इनको भेजना है। अगर एक एक क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो एक टुकड़ी में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वो फिर मिलकर विद्रोह कर देंगे, एक जाति के भी नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने सेना का पुनर्गठन कर दिया। इस पॉइंट में हम चलते हैं। भारतीय नरेशों के प्रति सोच में क्या बदलाव किया। अब से ये कहते हैं कि हम साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, साम्राज्य विस्तार नीति इन्होंने त्याग, ठीक है। और भारतीय जो देशी रियासतों के नरेश हैं उसके प्रति ये कहते हैं कि हम गौरव, सम्मान, आदर्श का भाव रखेंगे और उनके जो अधिकार हैं उनकी हम रक्षा करेंगे और वो जब तक उत्तराधिकार भी ले सकेंगे। तो अपनी नीति का बदलाव कर लिया इन्होंने। अब अगली है फूट डालो और राज करो की हम बात करें तो अब ये सिर्फ अपना मकसद बनाएंगे धन का निष्कासन कि हम साम्राज्य विस्तार तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, धन ले जाएंगे यहाँ से, वसूलीवान वाली कहानी करेंगे। धन का निष्कासन, ये आर्थिक कारण में भी लिख सकते हो आप कि धन का निष्कासन है वो आर्थिक कारण मुख्य था। और ये धन के निष्कासन में ये भी करते हैं कि जी जो क्रांति में जो भी खर्चा है वो सभी किस पर डाल दिया गया, इन भारतीय नरेशों पर, बड़ी चलेंगे। तो धन का निष्कासन। और फिर है लास्ट कि जो राष्ट्रीय जो आंदोलन है स्वतंत्रता का, उसके ये प्रोत्साहन कैसे मिलता है। यानी इतिहास का मतलब ये है कि हमें इससे प्रेरणा लेनी है, और प्रेरणा हम किससे लेंगे, हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई जो भी हैं, ये हमारे आने वाले जो आगे जो स्वतंत्रता आंदोलन होगा उसमें हमारे लिए ये प्रेरक बनेंगे। इस प्रकार से इन्होंने अपने लिए आंदोलन किया। तो ये है क्रांति के परिणाम। अब हम चलते हैं आगे। स्वरूप में देखो, लगभग जो विदेशी व्यक्ति वो इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, और भारतीय अगर ऐसा कहें तो गलत बात है। भारत के प्रति उनका कोई समर्थन है नहीं। जो विद्रोह किया सैनिकों ने, कारतूस वाली बात अगर वो कहते हैं सैनिक विद्रोह। लेकिन जो मुख्य मुख्य व्यक्ति है वो कहते हैं कि जी पहले ये सैनिक ही था, लेकिन फिर मुख्य जन यानी लोगों का समर्थन मिला तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हुआ,
और फिर ये इसने क्या कर लिया जी, धारण है स्वतंत्रता संग्राम। इस प्रकार आप कड़ी से कड़ी मिला सकते हो कि पहले सैनिक विद्रोह था, सैनिकों से लोगों का समर्थन मिला तो ये राष्ट्रीय हो गया, और फिर क्या हो गया जी, स्वतंत्रता संघर्ष हो गया। लेकिन अंग्रेज हैं, उन्होंने सिर्फ इसे क्या कहा, इसने देखो क्या कहा, केई है, केई ये कहता है कि जी ये श्वेत और जो काले लोग हैं उनके अंदर संघर्ष। और सैनिक किसने कहा, इससे पहले हम ये देखते हैं, जॉन लॉरेंस और शीले, जॉन लॉरेंस एंड शीले ये कहते हैं इसे सैनिक, लगभग अंग्रेज सैनिक ही कहते हैं। लॉरेंस कहते हैं ये तो सैनिक विद्रोह तो है ही, इसके साथ में एक लाइन और कहते हैं ये कि अगर विद्रोहियों में कोई भी नेता योग्य होता तो हम हमेशा के लिए भारत को खो देते, लेकिन इसके अनुसार कोई योग्य है। सभ्यता और बर्बरता, ये अपने आप को सभ्य मानते थे। होम्स कहता है इस प्रकार से, बात बताऊंगा इसकी मैं कि कैसे हैं कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष। ये कहते हैं रीच। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पर, सभ्यता और बर्बर। कई बार अपने चर्चा करी है कि ब्रिटिश ने अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, सर्वोच्चता का सिद्धांत की हम ही हैं, और ईसा मसीह ने हमें कहा है कि जी आप आपके धर्म का प्रचार करो, इससे बढ़िया तो कोई सभ्यता है नहीं। और अपन तो वहां पर क्या है उसके सामने, ठीक है। और जो कट्टरपंथियों यानी हिंदू मुसलमान, ये किसने कहा, रीज ने। और इससे पहले देखो आउटरम टेलर, आउटरम और टेलर, डब्ल्यू टेलर जो है वो कहते हैं हिंदुओं का, हिंदू शिकायतों के विरुद्ध है मुसलमानों का षड्यंत्र। और इसका समर्थन भी करते हैं कूपलैंड और मेलिसन कि जी ये जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुओं ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, लिया था ना। तो इस प्रकार से ये गलत सिद्ध हो जाता है। सैनिक भी गलत सिद्ध हो जाता है कि क्या केवल सैनिकों ने भाग लिया था, उन्होंने भाग नहीं लिया, तो सैनिक विद्रोह है वो भी गलत सिद्ध हो जाता है। और अंग्रेजों की हम बात करें, बेंजामिन डिसरेली, ये इसे कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह, ये कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह। और ऐसा ही अपने एक भारतीय भी कहते हैं, जिसका नाम अपन ले लेते हैं इससे इसी समय, अशोक मेहता। राष्ट्रीय विद्रोह आया है इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो हम इनकी बात बाद में करते। इसकी पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। इसमें ये कहते हैं कि जी ये तो सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, लेकिन लोगों का समर्थन मिलने के बाद में जी क्या हो गया, ये राष्ट्रीय विद्रोह। जॉन नॉर्थब्रुटन ये इसे कहते थे, कोई भी अंग्रेज है, ये इसे जन विद्रोह कहते हैं, ठीक है। ये तो है। अब हम भारतीयों की बात करते हैं। भारतीयों में मैंने देखो कल भी चर्चा की थी कि स्वतंत्रता से पहले तो कोई लिखने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, सिर्फ दो ही व्यक्ति लिखते हैं, वीर दामोदर सावरकर और सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तो इनका पिछलप्पू है, तो सर सैयद अहमद खान तो क्या कहेगा, इसे क्या कहेगा, सैनिक विद्रोह। और एक दामोदर बंदोपाध्याय हैं, वो भी इसे क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं। इससे आगे हम चलते हैं मजूमदार, आर सी मजूमदार, इनकी किताब है स्कॉपी
mutiny and revolt of 1857। इसमें कहते हैं नए तो ये पहला, ये एक कोटेशन सी है इनकी, किताब कम कोटेशन ज्यादा है। नए तो ये पहला, और नए राष्ट्रीय, और नए ही ये स्वतंत्रता संग्राम। कौन कहते हैं? मजूमदार। मजूमदार ने क्या कहा? ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। एक व्यक्ति हैं सेन, एस सेन। इसकी पुस्तक है 1857। कितनी है? 1857। इंग्लिश में लिखिए, मैंने तो इस प्रकार से लिख दिया। ये इसे राष्ट्रीय विद्रोह ये भी मानते हैं। लगभग हो गए। सिर्फ बचता कौन? दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर की हम बात करें, शॉर्ट नाम लिखता हूं, और इसकी तो आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं। ये कहता है, ये लाइन इसी के लिए है। इस प्रकार से ये सैनिक और राष्ट्रीय और यहाँ होता हुआ ये कहता है। और इसी से अपने देश के पहले प्रधानमंत्री, देखो बाद में लिखते हैं तो बाद में लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हुआ था, ये कहते हैं। इसके अलावा विश्वनाथ दत्त है, एस चौधरी है, ये भी इन्हीं से ताल्लुक रखते हैं कि ये स्वतंत्रता संघर्ष था। तो कुछ भी हो, लेकिन हमें इसे क्रांति माननी है कि ये 1857 की क्रांति है। और इसका स्वरूप इस प्रकार से रहा, सैनिक के रूप में शुरुआत जरूर हुई इसकी, लेकिन लोगों का जैसे समर्थन हुआ तो राष्ट्रीय में बदल गया, और राष्ट्रीय से किसमें बदल गया? स्वतंत्रता। 1857 की क्रांति का हमारा यह अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।